चलिए देखिए, तो भाई जो हमने बात की थी अभी तक, जो हमने बात की थी वह हमने सेल का एक ऑर्गेनेल पढ़ा था, सेल का एक कोशिकांग पढ़ा था या कोशिका का एक अंग पढ़ा था जिसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। और हमने उसमें एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी कि इसी को कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो आज हम लोग दूसरा डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल, वो है न्यूक्लियस। यहां पर से इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा से घटते जाएगी, याद रखेंगे। आज जो हम लोग इसमें दूसरा सेल का ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। आई रिपीट दोस्त, वो है हमारा न्यूक्लियस, या जिसे भाई हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। आई रिपीट दोस्त, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। आज हम लोग केंद्रक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे देखो भाई, मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बता रहा था, मैंने बोला कि एक जो सेल है, सेल के अंदर हर एक चीज होगी, क्योंकि सेल एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है, कार्यकारी इकाई भी है शक्ति की। बीच में हर बार सेल के एक न्यूक्लियस होता है। अगर पूछा जाएगा न्यूक्लियस कहाँ लाई करता है सेल में, याद रखेंगे बीच में लाई करता है। अन्य जगहों में इसके अन्य चीजें होती हैं, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, ऐसे कई सारे अंग होते हैं हमारे कोशिका के। हमने एक कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ दिया था, क्लियर हो गया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं जो बीच में होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। आई रिपीट, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। केंद्रक के बारे में जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछा जाएगा, बताइए केंद्रक की खोज, आई रिपीट, केंद्रक को डिस्कवरी किसने की थी? तो भाई आपको याद होना चाहिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। आई रिपीट भाई, रॉबर्ट हुक हम कल पढ़ चुके हैं 1865 में लगभग जिन्होंने सेल की खोज की थी। क्लियर हो गया? आई रिपीट, जिन्होंने सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक अलग व्यक्ति हैं। और याद रखेंगे आज जो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में, जो है हमारा डिस्कवर्ड, खोज, और याद रखेंगे यह की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आई रिपीट दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, रॉबर्ट ब्राउन इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने किसकी खोज की थी भाई? सेल के न्यूक्लियस की। आई रिपीट, सेल के न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और याद रखेंगे भाई, आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाएगा, आपसे पूछा जाएगा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन या मैनेजर ऑफ अ सेल। तो याद रखेंगे भाई, आप ब्रेन बोलिए या मैनेजर बोलिए। आई रिपीट, आप ब्रेन बोलिए या मैनेजर बोलिए, इट इज ऑफ अ सेल। क्यों होगा भाई ब्रेन और मैनेजर? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बिल्कुल ठीक केंद्र में स्थित है और पूरे के पूरे शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। इसी को कहा जाता है कोशिका का मैनेजर या दिमाग, मस्तिष्क भी कह सकते हैं। कोशिका का मैनेजर या दिमाग कहा जाता है न्यूक्लियस को। आई रिपीट, किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस। और याद रखेंगे भाई, इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जो न्यूक्लियस होता है, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था, ये सेल मान लीजिए, ये बीच में न्यूक्लियस मान लीजिए। न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। आई रिपीट, न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। आई रिपीट, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और याद रखेंगे आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इसके अंदर यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसे कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड, इसे कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। आई रिपीट, इसे कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, जो ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसी के अंदर पाया जाता है डीएनए एंड आरएनए। ध्यान से सुनते रहना, स्टेप वाइज सुनोगे, कभी नहीं बोलोगे। अगर बकचोदी करने में लगे रहे और इधर उधर ध्यान रहा, बतियाने में लगे रहे, जीवन में नहीं आएगा विज्ञान समझ में। इसकी मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। और जितने प्यार से पढ़ाऊंगा उतने प्यार से समझोगे तो सब आएगा। इधर देखो, फालतू में बोलूंगा नहीं तो बोलते हो पाएगा मैं डायरेक्ट बाहर। जो एसिड होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसी के अंदर पाया जाता है तुम्हारा डीएनए एंड आरएनए। आई रिपीट, इसी के अंदर पाया जाता है तुम्हारा डीएनए एंड आरएनए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, डीएनए और आरएनए कहां पाया जाता है? तो देखिए, हमने बात करी, हम पूरे शरीर की बात कर रहे हैं, हमें पता है जो सबसे छोटी इकाई होती है वो एक कोशिका होती है। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए डीएनए कहां पाया जाता है, आरएनए आपकी परीक्षाओं में नहीं आएगा, आपसे पूछेंगे डीएनए। आई रिपीट, आपसे पूछा जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आई रिपीट, इसका फुल फॉर्म भी हम लोग करेंगे बट नॉट राइट नाउ। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए होता है, आई रिपीट, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह न्यूक्लियस में पाया जाता है।
क्लियर हो गया। और याद रखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए से जो बनता है, आपसे कहेंगे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल। अभी आप लोग पार्ट्स वाइज पढ़ रहे हैं, जब ये सारे पार्ट्स कराने के बाद मैं आपको एक सेल पढ़ाऊंगा, बस एक डायग्राम बना के पूरे सेल के फंक्शंस बताऊंगा, वहां पर को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा सेल। बट अभी सुनो, जो डीएनए होता है, इसी में जो डीएनए होता है यही कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। आई रिपीट, यही कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। अगर आपसे सिंपल पूछा गया कि भाई बताइए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जो जीन वगैरह होते हैं, जो जेनेटिक चीजें होती हैं, आई रिपीट, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह सेल के किस भाग में होता है। अगर मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस ऑप्शन में, आपके पास अगर डीएनए ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि वैसे मैक्सिमम लोगों को यह पता है कि जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है वह डीएनए में होता है, मगर आपको कई सारे लोगों को कई सारे बार ऑप्शन में आपको डीएनए नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट टिक लगाना है कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह हमारा न्यूक्लियस में होता है। आई रिपीट, वह हमारा न्यूक्लियस में होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्त, क्लियर हो गया। ये था आप लोगों का न्यूक्लियस। अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ध्यान से सुनेंगे, अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक हो गया, अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर यानी कि न्यूक्लियस के किनारे और एक धागा नुमा संरचना होती है। न्यूक्लियस के ऐसे किनारे किनारे एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। आई रिपीट, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, क्लियर हो गया। मैंने अभी बताया ये एक पूरा का पूरा सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, इसी अम्ल में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और जेनेटिक मटेरियल डी में पाया जाता है। जो जेनेटिक जीन वाली चीजें होती हैं और डीएनए में पाई जाती हैं। अगला, और मैंने आपको बताया इसमें ऐसे करके धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नोन एज, दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। इन्हीं को कहा जाता है गुणसूत्र। तो मैं तीसरा यहीं पर को बता रहा हूं, क्लियर हो गया, ध्यान से सुनिएगा। तीसरे वाले की बात हम यहीं पर को कर रहे हैं। आई रिपीट, तीसरे वाले की बात हम यहीं पर को कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स। आई रिपीट, क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं, अगर हम गुणसूत्र की बात करेंगे, अगर हम गुणसूत्र की बात करेंगे, सबसे पहले आपको एक बात पता है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आई रिपीट, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यह एक धागे नुमा संरचना होती है। आई रिपीट, यह एक धागे नुमा संरचना होती है। और आपके पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, आई रिपीट, डायरेक्ट पूछेगा, बताइए निम्न में से which of the following is a thread like structure, and your answer will be chromosomes in a nucleus are thread like structure। और आपसे पूछा जाएगा बताइए क्रोमोसोम बनते किसके हैं, तो लीजिए भाई, क्रोमोसोम आर मेड बाय डीएनए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हीं का निर्माण करने में क्या सहायक रहता है, डीएनए रहता है। और दूसरा एक प्रोटीन भी होता है यहाँ पर को, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, मगर ये ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन आपसे नहीं पूछेगा, हाँ, मगर आपसे एक चीज पूछेगा, हिस्टोन प्रोटीन आपसे जरूर पूछेगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो किसके बने होते हैं। चलिए, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वाला, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है भाई, इधर देखना, बस बोलना मत। इस दोनों को मैं नीचे लिख देता हूं। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके अंदर हमारा डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और जो डीएनए होता है इसी में जेनेटिक चीजें पाई जाती हैं। आपसे पूछेगा जेनेटिक मटेरियल, आई रिपीट, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स वगैरह होते हैं, वो कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा डीएनए। तो हम बात कर रहे थे गुणसूत्र क्रोमोसोम की, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने रहते हैं। अगला पॉइंट जो क्रोमोसोम से आएगा, याद रखेंगे, बड़े एग्जाम्स में इसकी डिस्कवरी पूछी जाती है। पुरकिंजे नामक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने, आई रिपीट, जिन्होंने क्रोमोसोम की खोज की थी। और याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर। ये कभी भी पेयर, ऑलवेज फाउंड इन पेयर, ये हर हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। आई रिपीट, ये हर हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम की खासियत है। आई रिपीट, क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, ये हर बार जोड़े में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए ह्यूमंस में, आई रिपीट, मानव में, आई रिपीट, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मानव में 23 पेयर होता है। आई रिपीट, मानव में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर होते हैं। अगर आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछेगा, अगर आपसे बोलेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो संख्या में या 46 होंगे, मगर आपसे अगर पेयर पूछेगा, जोड़े पूछेगा, तो 23 जोड़े होते हैं। अब यहाँ पर से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर से बहुत ही बढ़िया, अब हम धीरे धीरे स्पीड में आएंगे, लय में आएंगे, साइड वाले को मिटाएंगे। न्यूक्लियस आप लोग समझ चुके हैं क्या होता है, उसी के आगे को मैंने क्रोमोसोम बताया, गुणसूत्र बताए।
और मैंने अभी अभी आप लोगों को एक बात बताई है, जो गुणसूत्र होते हैं मानव में 46 यानी कि दे आर 46 इन नंबर, और जो क्रोमोसोम बने होते हैं वो डीएनए और एक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और याद रखेंगे ह्यूमंस में ये 23 होते हैं। अब याद रखेंगे जैसे ये अलग अलग संख्या होती है, जैसे अगर आप बंदरों की बात करेंगे तो बंदरों में 42 होते हैं। अगर आप ऐसे ही कुत्तों में बात करेंगे तो कुत्तों में क्रोमोसोम की संख्या लगभग 78 78 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इन डॉग्स। क्लियर हो गया। और सबसे कम याद रखेंगे, एसएससी की परीक्षाओं का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है, सबसे कम क्रोमोसोम तो मच्छर में होते हैं, मात्र 6 क्रोमोसोम्स मच्छर में पाए जाते हैं, 6 गुणसूत्र मच्छर में पाए जाते हैं, जो सबसे कम है। आगे को बढ़ते हैं दोस्त, देखिएगा अब जो ह्यूमन मानव में जो 23 पेयर है, यहां पर से एक बढ़िया क्वेश्चन याद रखेंगे, जो मानव होता है ह्यूमन होता है, ह्यूमन में जो 23 पेयर होते हैं, आई रिपीट जो 23 जोड़े होते हैं, यह 2 टाइप के होते हैं। यानी कि जो ये 23 जोड़े होते हैं इनको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, याद रखेंगे। एक को कहते हैं ऑटोसोम, एक को कहते हैं एलोसोम। मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगा। जो ये 23 होते हैं, मैंने अभी अभी आपको साइंटिफिक वे में बताया, ऑटोसोम और एलोसोम्स 2 अलग अलग प्रकार होते हैं, मगर हम इतने स्टैंडर्ड डेफिनेशन में नहीं पढ़ेंगे। मैं बस आपको एक बात बताऊंगा डायरेक्ट, जो 23 पेयर होते हैं गुणसूत्र के, ये 2 टाइप के या 2 प्रकार के कैसे हो। जो 22 पेयर होते हैं यानी कि जो 22 जोड़े होते हैं, या पुरुष और महिलाओं में बिल्कुल समान होते हैं। आई रिपीट, जो 22 पेयर्स होते हैं, इस बार से एक सीडीएस में क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना। जो ये 22 पेयर होते हैं, आई रिपीट जो ये 22 पेयर्स होते हैं, दे आर इक्वली यानी कि दे आर ऑफ सेम टाइप इन मेल एंड फीमेल्स। आई रिपीट, इसी को हम ऑटोसोम बोलते हैं। जो 22 पेयर होते हैं वो सेम होते हैं। आपकी परीक्षा में किसी भी दिन आपकी परीक्षा में आया हुआ है क्रोमोसोम की आकृति कैसी होती है, धागेनुमा। आपके पेपर में यहाँ आया हुआ है कितने पेयर होते हैं और कितने नंबर में होते हैं। हर हमेशा याद रखना है 23 पेयर में होते हैं, और अगर आपसे नंबर में पूछेगा तो 46 होते हैं। और याद रखेंगे भाई, 22 जो महिलाओं और पुरुष में सेम होते हैं, मगर जो एक पेयर होता है, यानी कि देखो तुम में भी बोलो मत, तुम में भी 22, तुम में भी 23 होंगे, सब में, तुम सब में 23 होंगे, मेरे में 23 होंगे। क्लियर हो गया ना। मगर जो पुरुषों और महिलाओं में क्रोमोसोम्स होता है, पुरुषों और महिलाओं में 22 सेम होंगे। 22 जैसे तुम्हारे पास होंगे 22 उसके पास भी होंगे, 22 सबके सेम होते हैं। मगर जो एक क्रोमोसोम होता है या एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, वह महिलाओं में अलग होता है और पुरुषों में अलग होता है। याद रखेंगे भाई, जो एक पेयर होता है, ये आपके पेपर में, ये इस बार सीडीएस में आया हुआ था, तो याद रखेंगे जो मेल में होता है वह XY होता है, और जो फीमेल में होता है वह XX होता है। क्लियर हो गया ना। और याद रखेंगे जो, आई रिपीट, जो मेल में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्लियर हो गया ना। आई रिपीट, जो मेल में क्रोमोसोम पाया जाता है, मेल में क्या होते हैं, X एंड Y होते हैं, और जो फीमेल में होता है वो XX होता है। और याद रखेंगे भाई, इन्हीं से, यही जो क्रोमोसोम एक पेयर होता है, इसी को कहते हैं हम लोग सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स। यानी कि जो होने वाला बच्चा होता है वह इसी पर डिपेंड करता है कि जो आने वाला बच्चा होगा, यानी कि होने वाला न्यू बॉर्न बेबी होगा, दैट बेबी विल बी मेल और फीमेल। क्लियर हो गया। इसको हम बाद में चर्चाएं करेंगे। क्लियर हो गया। मगर आपकी परीक्षा में बस इतने लेवल तक आएगा। आई रिपीट, आपकी परीक्षाओं में यहां तक आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने अभी अभी 3, आई रिपीट, देखो भाई मैं एक और बार रिवाइज करा दे रहा हूं। हम सेल पढ़ रहे हैं, हम सेल के अंदर सेल के अंग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अंग मैंने आपको पढ़ाया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से बनने, माइटोकॉन्ड्रिया देखो कुछ नहीं करना है तुमने, बस माइटोकॉन्ड्रिया का काम याद रखना है। मास्टर ने बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, उसका काम होता है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी आप लोग इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कह सकते हैं। क्लियर हो गया ना। कोशिकीय श्वसन जिसे कहा जाता है, तो जो कोशिकीय श्वसन, कोशिका में जो सांस लेने का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और वहीं पर से वह एटीपी का सिंथेसिस और स्टोरेशन करता है। एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाता भी कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोर भी माइटोकॉन्ड्रिया आता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, और एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद दूसरा आज हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस, केंद्रक। नाम से पता चल रहा है जो सेल होता है सेल के केंद्र में होता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और याद रखेंगे दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल में ही पाया जाता है डीएनए और आरएनए, और डीएनए ही होता है हम लोगों में, सभी मानवों में, यानी कि जिसे हम बोलते हैं, जिसमें डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद हमने
जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से ही जुड़ा एक चीज पढ़ी जिसे हमने क्रोमोसोम बोला, गुणसूत्र बोला। मैंने बताया आप लोगों को न्यूक्लियस में कैसे धागेनुमा संरचना जुड़ी रहती है जिसे हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। जो धागेनुमा संरचना होती है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए का क्या बनता है। अगला, हर बार जोड़े में पाया जाता है। मानव में 23 जोड़े, 46 क्रोमोसोम, और इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ह्यूमंस में जो 23 पेयर होते हैं, 22 पेयर तो सब में एक जैसे होते हैं, मगर एक पेयर जो डिफर करता है वो महिलाओं और पुरुष में करता है। महिलाओं में वह XX होता है, महिलाओं में वह XY होता है। चलिए बिना रुके हुए हम चौथे न्यूक्लियर यानी कि चौथे सेल ऑर्गेनेल के साथ जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यही वाले थे। अब हम यहीं पर चौथे वाले की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हम चौथे वाले सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे जिसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ है अगला वाला, जिसे हम बोलेंगे राइबोसोम्स। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट, जिसे हम लोग बोलेंगे राइबोसोम। क्लियर हो गया ना? और याद रखेंगे दोस्तों, राइबोसोम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। बस एक दो बचे हुए हैं हमारे पास सेल ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट वाले। राइबोसोम, क्लियर हो गया ना? आई रिपीट, राइबोसोम, मैं हिंदी में ऐसे लिख दे रहा हूं। क्लियर हो गया ना? अगर आपसे पूछा गया जहां पर को भी, चलिए आज आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताते हैं, जहां पर को भी राइबो शब्द आएगा, ध्यान से सुनना, बोलना मत। जहां पर को भी राइबो शब्द आएगा, आई रिपीट, जहां पर को भी राइबो शब्द आएगा, अरे मैं फिर कह रहा हूं, जहां पर को भी राइबो शब्द आएगा, आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है, जहां पर को भी राइबो आएगा वहां पर को उस चीज का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनाना। आई रिपीट, प्रोटीन बनाना राइबो का काम होता है। चाहे आप डीएनए में डी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, और अगर हम बात करेंगे आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए का काम भी होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और आपने अभी अभी पढ़ा डीएनए में होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में तो हो गया जेनेटिक मटेरियल, आरएनए का काम हो गया हल्का सा प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर से यहां पर को आ रहा है राइबोसोम। और राइबोसोम में राइबो, मैं फिर कह रहा हूं रे, राइबो कहीं भी आएगा, कहीं भी आएगा राइबो, तो राइबो टिक लगाना है आपने। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपसे पूछेगा प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, संश्लेषण मतलब बनाना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाना किसका काम होता है, तो आप बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है राइबोसोम का होता है, या राइबो शब्द जहां भी आएगा वहां भी आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट भाई, अगला पॉइंट जो राइबोसोम से बनता है, राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। क्लियर हो गया? मगर ये आप लोगों की परीक्षा में ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा, मगर हाँ अगर आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा एक बात बताएंगे, अगर हम किसी भी चीज की बात करेंगे, तो अगर हम ट्रेन की बात करेंगे, ट्रेन, गाड़ी, किसी की भी बात करिए, जो ट्रेन और गाड़ी चलती है वो चलती है इंजन से। और याद रखेंगे इंजन तभी काम करेगा जब उसमें क्या होगा, फ्यूल होगा। तो याद रखेंगे यहां पर वो फ्यूल का काम कर रहा है राइबो, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर रहा है राइबोसोम। आपसे पूछा जाएगा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल, कौन सा कोशिका का अंग, आई रिपीट, कौन सा कोशिका का अंग इंजन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। याद रखना इंजन ये है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पावर माइटोकॉन्ड्रिया देगा, और इंजन ऑफ सेल, आई रिपीट, इंजन ऑफ सेल, कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन है हमारा राइबोसोम। आई रिपीट, कोशिका का जो इंजन है हमारा वो है राइबोसोम। अगला याद रखेंगे, जो हम अगला बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट है, लास्ट आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से, और वो है हमारे पास लाइसोसोम्स। आई रिपीट, वो है हमारे पास लाइसोसोम्स। पांचवा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, याद रखेंगे। सबसे पहली बात, इसका अन्य नाम आपसे पूछेंगे, बताइए कोशिका का आत्मघाती थैला, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। आई रिपीट, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो याद रखेंगे दोस्तों, कोशिका का आत्मघाती थैला, आई रिपीट, कोशिका का आत्मघाती थैला, कोशिका का आत्मघाती थैला, आत्मघाती थैला कहा जाता है आप लोगों का लाइसोसोम्स। आई रिपीट, लाइसोसोम को कहा जाता है। अब आखिर में ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, आप बोलेंगे नहीं, ठीक हो गया ना, बोलेंगे नहीं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जो लाइसोसोम होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं, यानी कि जो हमारा सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम ऐसे पाए जाते हैं, जैसे अब मान लेते हैं आप कुछ खाते हैं, जैसे बीच में अगर हम बात करेंगे कोरोना वायरस, ठीक हो गया ना, आप सभी लोग एक चीज से बहुत ज्यादा
वाकिफ हैं। जैसे अगर आपको पता है कोरोना वायरस पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, जैसे आपने खाया तो क्या लगता है आप लोगों को, कोरोना वायरस कहां जाएगा, एक एक सेल के अंदर जाएगा। इसीलिए जब वो सेल के अंदर जाएगा, अब ध्यान से सुनना, वैसे तो मैं वायरस की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे बैक्टीरिया की बात करनी चाहिए, मेनली यहाँ पर बैक्टीरिया में ऐसा होता है, बट मैं कोरोना वायरस का एग्जाम्पल देकर आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। अगर कोरोना वायरस, जैसे मैंने बोला, सबसे ज्यादा जो आपका फंक्शन होगा वो सेल से होगा, तो कोरोना वायरस मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में प्रवेश कर गया, वो एक एक सेल में जाएगा। अब मेन बात आती है कि बीच में इसकी वैक्सीन नहीं मिली, इसकी दवाई नहीं मिली, इसका काम ये हुआ कि हम उसको एक्टिवेट तो वो है अंदर से, हम उसको डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे। एक एक सेल के अंदर अगर वो डीएक्टिवेट हो गया तो ठीक हो जाता, मगर क्या होता है, जैसे कोरोना जैसा पार्टिकल अंदर गया, वैसे ही अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर जाते हैं, मैंने बोला कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर जाते हैं, तो जो लाइसोसोम होते हैं, इनका काम होता है उन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेना, उन पार्टिकल्स को खत्म कर देना। मगर कभी कभी क्या होता है, या उन पार्टिकल के साथ साथ पूरी सेल के चीजों को ही क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, पूरी सेल की चीजों को ही खत्म कर जाते हैं, जिससे कि सेल ही क्या हो जाती है, मर जाती है। इसीलिए जो सेल को मार दे, पूरी की पूरी सेल को मार देता है, वही होते हैं हमारे लाइसोसोम, जिसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। आई रिपीट, इन्हीं को कहा जाता है सेल का आत्मघाती थैला। क्लियर हो गया ना? और याद रखेंगे, अगर जैसे मान लेते हैं लाइसोसोम जब ज्यादा हो जाते हैं, क्लियर हो गया ना, या अगर आप बोलेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां बताऊंगा ब्लड कैंसर कैसे होता है, तो वहां पर को आप समझेंगे कि ब्लड कैंसर में लाइसोसोम, जब ब्लड कैंसर होता है तो लाइसोसोम बढ़ जाते हैं, क्योंकि मरे हुए सेल की जो होती है संख्या ज्यादा हो जाती है। जब खून गाढ़ा हो जाता है, जब खून में मरे हुए सेल्स ज्यादा हो जाते हैं, उसी के कारण होता है ब्लड कैंसर। आई रिपीट, उसी के कारण होता है ब्लड कैंसर। तो ये था आप लोगों का आपके लेवल के लिए सेल। क्लियर हो गया भाई? आई रिपीट, ये था आप लोगों का आप लोगों के लेवल के लिए सेल। सेल वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर मैंने आप लोगों के लिए इसको शॉर्ट में, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर में न लिखाकर मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ध्यान से सुनिएगा, सेल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आपको बस दिमाग में रखना है, सेल एक बॉडी के जैसे है, सेल के अंदर अलग अलग अंग होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, सबसे पहले कौन सा अंग पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? हाउस ऑफ सेल। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट हमने पढ़ा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है? होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा एसिड होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। और याद रखेंगे दोस्तों, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर दो क्या पाए जाते हैं, हमारे डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, दो लिक्विड पाए जाते हैं। डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए में राइबोज आ रहा है, इसका मतलब उसका काम भी है प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने क्रोमोसोम्स पढ़ा, गुणसूत्र पढ़े, और मैंने आप लोगों को बताया जो गुणसूत्र होते हैं वह न्यूक्लियस के किनारे में होते हैं, और गुणसूत्र बने किसके होते हैं? डीएनए के। और आपको पता है डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो एक हिसाब से गुणसूत्रों को भी कहाँ होना चाहिए? न्यूक्लियस में होना चाहिए। तो न्यूक्लियस के किनारे किनारे गुणसूत्र होते हैं, जिनकी संख्या 23 होती है, जिनके जोड़ों की संख्या 23 होती है, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 गुणसूत्र होते हैं मानव में। और मैंने अभी आपको बताया एसएससी की परीक्षाओं में पहले पूछा जाता था, सबसे कम मॉस्किटो, जो सबसे कम होता है मच्छर में होते हैं। अगर हम मानव की बात करेंगे तो 22 सब में सेम होते हैं। जो एक होता है 23वां, वो मानव में ह्यूमंस में मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। उसके बाद हमने क्रोमोसोम्स के बाद हम लोगों ने चौथे नंबर में बात की राइबोसोम। और राइबो एक इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और याद रखेंगे इसीलिए इंजन ऑफ सेल। और लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये कभी कभी बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में पूरी सेल का ही खात्मा कर देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में भाई? सेल के बारे में, सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। क्लियर हो गया? पॉज करा ना। चलिए भाई, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वह सेल था, कोशिका था। अब हम यहीं पर को एक अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है हमारा सेल डिवीजन। अब देखो भाई, आपको एक बात तो पता चल गई कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। आई रिपीट, जो हमारे शरीर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। अब आपको ये भी पता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी, आई रिपीट, हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हमारे शरीर में इतनी सेल आती कहां से हैं? तो याद रखेंगे, हमारे शरीर में सेल आने का एक उपाय है या एक कारण है, वो है सेल डिवीजन, या जिसे भाई हम बोलते हैं
कोशिका विभाजन, आई रिपीट भाई, जिसे हम बोलते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। और याद रखेंगे मेरे शेरो, जो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन होता है, यहां पर से आपकी परीक्षा में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर हो गया भाई, या ध्यान से समझेंगे अब, ठीक हो गया ना। देखिएगा जो हम बात करने वाले हैं, हम जो कोशिका विभाजन होता है स्टैंडर्ड रूप में अगर हम देखेंगे, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि 3 तरह का कोशिका विभाजन होता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह का कोशिका विभाजन होता है, जिसे हम सबसे पहले बोलते हैं एमाइटोसिस। क्लियर हो गया, ध्यान से सुनना दोस्त, बोलना मत बिल्कुल भी। एमाइटोसिस, आई रिपीट, जिसे हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बताएंगे एमाइटोसिस। दूसरा होता है हमारे पास माइटोसिस, ये प्रक्रियाएं हैं, ये उन प्रोसेसेस के नाम है। और जो तीसरा होता है वह होता है हमारे पास मियोसिस, आई रिपीट, जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको हिंदी में नाम बताऊंगा। क्लियर हो गया ना, याद रखेंगे, हिंदी में भी नाम बताएंगे तो आपको फिर उस समय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस। आई रिपीट भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस। सबसे पहली बात है, जो मियोसिस होता है इसे बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। आई रिपीट भाई, मियोसिस जो होता है इसे बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान से सुनना, बोलना मत। अर्धसूत्री विभाजन, इसे बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। और याद रखेंगे भाई, जो इससे पहले वाला मियोसिस होता है, सॉरी माइटोसिस होता है, माइटोसिस को बोला जाता है समसूत्री विभाजन। आई रिपीट, इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। ध्यान से सुनना, इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। ध्यान से सुनेंगे, समसूत्री विभाजन। अब अगर हम इन दोनों के नाम से समझेंगे, और ये असमसूत्री विभाजन आप लोग इसे कह सकते हैं, असमसूत्री विभाजन हम इसे कह सकते हैं, असमसूत्री विभाजन। यहां पर से आपके पेपर में एक बढ़िया प्रश्न आया हुआ था, ध्यान से सुनेंगे वो क्या आया हुआ था। आपके एग्जाम में बढ़िया प्रश्न बनाया था उसने, और वो डेफिनेशन से बनाया था। देखो भाई, जो माइटोसिस होता है, ध्यान से सुनना, मैं फिर बता रहा हूं, एमाइटोसिस लास्ट में। जो माइटोसिस होता है, ध्यान से सुनना, मैं स्टेप वाइज बताऊंगा जहां से अच्छा समझ में आएगा। माइटोसिस में दोनों, यानी कि जो एक पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल में से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, याद रखेंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि समान गुणसूत्रों की संख्या का विभाजन होता है। मैंने बोला समान गुणसूत्रों, आई रिपीट, समान गुणसूत्रों का विभाजन। आई रिपीट, समान गुणसूत्रों का विभाजन, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड। अभी मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा, बस सुनते जाओ। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड। माइटोसिस एक ऐसा होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि समान गुणसूत्रों का विभाजन होता है। और याद रखेंगे, अगर हम बात करेंगे मियोसिस में, तो इस वाले में क्या होता है भाई, याद रखेंगे, जो पेरेंट सेल होता है, ध्यान से सुनना, भी मैं पेरेंट सेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बट करना पड़ेगा मुझे। जो मियोसिस होता है, इस वाले में जो डॉटर सेल होती है, यानी कि जो नई सेल बनती है, नई सेल में जो उसकी मेन सेल होती है, उसके आधे गुणसूत्र आते हैं। मैंने बोला आधे गुणसूत्रों का विभाजन होता है, आधे गुणसूत्रों का विभाजन। आई रिपीट, आधे गुणसूत्रों का विभाजन। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इक्वली। देखो, आप इसको डेफिनेशन से नहीं, एग्जांपल से अच्छे से समझ पाओगे। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो अगर मैं ये माइटोसिस की बात करूंगा, और फिर मैं मियोसिस, मैं इसको डायग्राम से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये जो माइटोसिस है, इसमें एक पेरेंट सेल है, एक जो ये सेल है, इसके पास है 2n क्रोमोसोम। बस 2n मतलब n एक इवन नंबर है, सॉरी 2 एक इवन नंबर है, n कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया ना, यानी कि पेयर में होगा तो उसको मैंने 2n लिख दिया है, पेयर में होगा तो क्या लिख दिया है, 2n लिख दिया है। अब जो 2 डॉटर सेल बनेंगी, यानी कि एक सेल जब टूटकर 2 सेल में बटेगी, इसके पास 2n क्रोमोसोम थे तो इसके पास भी 2n जाएंगे, इसके पास भी 2n जाएंगे। मैंने बोला इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड, यानी कि जितने इसके पास होंगे उतने ही किसके पास भी होंगे, डॉटर सेल के पास भी होंगे। अब मान लो ये है, अगर हम बात करेंगे मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। देखो मैंने क्या बोला था, समसूत्री, हिंदी वाले इससे समझेंगे, समान विभाजन, अर्धसूत्री आधा विभाजन। अगर यहां पर कोड 2n है, क्लियर हो गया ना, तो याद रखेंगे दोस्तों, n इधर जाएंगे, n इधर जाएंगे, यानी कि जितने इसमें होंगे उसका आधा। अगर मैं यहां पर 4n लिखूंगा ना, यहां 2n जाएंगे और यहां कितने जाएंगे, 2n। डॉटर सेल का आधा आधा जाएगा। अगर यहां 4 सेल बनते ना, यहां भी 2n, यहां भी कितना, 2n। समझ में? ऐसा मत सोचना कि 2 और 2 4, नहीं,
ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर यहाँ फोरन है, फोरन का आधा सब सेलों में कितना जाएंगे, आधा। कितना जाएंगे, आधा। इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन, और बराबर जाएंगे इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन। इसीलिए इसे कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। पहले बताइए समझ में आ गया। और आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यही वाला, समसूत्री विभाजन। आपसे बोला जाएगा बताइए इक्वल नंबर या हाफ। तो समसूत्री में क्या होता है भाई, इक्वल नंबर। जितने पेरेंट सेल में है, चाहे एक सेल से 4 सेल बने चाहे 2 बने, जितने संख्या उसमें होगी उतनी संख्या क्या होगी भाई, डिवाइड होगी। अरे बोलो उतनी संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी। और अगर हम एमाइटोसिस की बात करेंगे, याद रखेंगे इसमें तो क्रोमोसोम्स का डिवीजन ही नहीं होता है, इसमें क्रोमोसोम को बांटते ही नहीं है, इसमें गुण सूत्रों का विभाजन होता ही नहीं है। और याद रखेंगे इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा एमाइटोसिस का, जैसे अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, जो यूनिसेलुलर होते हैं, क्लियर हो गया ना, जिनका स्ट्रक्चर छोटा होता है, स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता है, उन वालों की बात है। मगर आपको पता चल गया माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, क्लियर हो गया ना। कई जगह एमाइटोसिस दिए ही नहीं रहते हैं, बोलते हैं कि क्रोमोसोम ही डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो सेल डिवीजन कैसा हुआ। तो आप लोग कई किताबों में कितने भी दिए रहते हैं, 2 भी दिए रहते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। बताइए भाई, कोई समझ, कोई डाउट्स हैं आप लोगों को, क्लियर हो गया कैसा होता है सेल विभाजन। अगर पेपर में आएगा डेफिनेशन कर लेंगे, बहुत बढ़िया भाई। अगला यहां पर को मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं कि आपका जो सेल टॉपिक है वह समाप्त हुआ। इसी से जुड़ाकर मैं एक मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन इससे पिछले बार मैंने बच्चों को पढ़ाया था और उससे पहले तक कभी नहीं आया था पेपर में। उस बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर हो गया ना, डायरेक्ट क्लास के नोट से क्वेश्चन पूछा गया, वही मैं आप लोगों को अभी फिर से बताऊंगा, क्लियर हो गया ना भाई। आप लोगों को एक सीरीज याद है, सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। सेल हमारा पहला क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे उत्तक, टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे टिश्यू यानी कि उत्तक के बारे में, क्लियर हो गया भाई। चलिए भाई एक बार उत्तक के बारे में बात कर लेते हैं, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप। अगर हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे, अगर हम उत्तकों के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहली बात ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत ज्यादा सेल मिलकर अपने साथ एक टिश्यू बनाते हैं, एक उत्तक बनाते हैं। वैसे तो जो टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। आई रिपीट भाई, जो टिश्यू होते हैं, जो उत्तक होते हैं, उसका संख्या 4 होती है। 4 तरह के उत्तक होते हैं। आई रिपीट, जो उत्तक होते हैं वह 4 तरीके के होते हैं, मगर हमें उतने तरीकों से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक हो गया। जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये 4 प्रकार होते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ब्लड, ब्लड में सेल्स होते हैं और ब्लड पूरे शरीर में आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो ब्लड एक क्या है, कलेक्टिव टिश्यू है। मगर आपको बस एक चीज याद रखनी है, यहां पर को ध्यान से सुनना, बोलना मत भाई, ठीक हो गया ना। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मैंने बोला 4 तरह के होते हैं, इसमें से बस आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूं, क्योंकि पूरा हम लोगों ने नहीं पढ़ना है। मैंने बोला ये 4 टाइप के होते हैं, मगर आप लोगों को बस एक इंपॉर्टेंट है और वो है कनेक्टिव टिश्यू। आई रिपीट, जिसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। आई रिपीट दोस्तों, ये आपका है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जोड़ने वाला उत्तक, नाम से आप लोग समझ सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर हो गया ना। कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 2 चीजें होती हैं भाई, क्लियर हो गया ना। आई रिपीट, 2 चीजें होती हैं, एक होती है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। ये आपकी परीक्षा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 चीजों को समझना है, आपको एक समझना है लिगामेंट क्या होता है, आपको एक समझना है टेंडन क्या होता है, बोलो मत। एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। लिगामेंट को हिंदी में बंद बोला जाता है, टेंडन को बोला जाता है पट्टा, क्लियर हो गया ना। लिगामेंट को हिंदी में बंद बोला जाता है, टेंडन को लगभग पट्टा बोला जाता है हिंदी में। अगर कुछ और होगा तो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है ना, मुझे ऐसा ही कुछ याद है। अगर ये नहीं होगा सुधार कर लेंगे बाद में। आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, आपसे बोलेंगे बताइए जो 2 बोन्स होती हैं, ध्यान से सुनना, जो 2 बोन्स होती हैं, 2 हड्डियों को आपस में क्या जोड़ता है, आप बोलेंगे बोन टू बोन। आई रिपीट, 2 हड्डियों को, आई रिपीट, 2 हड्डियों को जोड़ने वाला होता है आपका लिगामेंट। मैं फिर कह रहा हूं भाई, 2 हड्डियों को जोड़ने वाला होता है लिगामेंट। और याद रखेंगे भाई, बोन से जो मसल को जोड़ता है, आई रिपीट, बोन से जो मसल यानी कि हड्डी से जो मांसपेशी को जोड़ता है, आई रिपीट,
हड्डी से जो मांसपेशियों को जोड़ता है उसे कहते हैं हम पट्टा, या जिसे कहते हैं टेंडन। और आपकी परीक्षा में पहले लिगामेंट पूछा गया है कि लिगामेंट किस किस को जोड़ता है। आप लोगों को याद रखना है BLB, आई रिपीट, बीच में लिगामेंट BLB, आई रिपीट BLB, और याद रखना है BTM, आई रिपीट BTM। बीच में है टेंडन, बोन और मसल में है टेंडन, और बोन में है आपका लिगामेंट, आई रिपीट बोन और बोन में जो है आपका वो है आपका लिगामेंट। क्लियर हो गया। टिश्यू में आपका एक चौथा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, हल्का सा इंपॉर्टेंट, चौथा नहीं दूसरा टिश्यू हुआ कनेक्टिव टिश्यू, मगर एक ही टिश्यू इंपॉर्टेंट है चार में से, वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में से भी दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एक लिगामेंट और एक टेंडन। समझ में आया? कोई डाउट्स हैं? तो देखिए हमने ये भी कवर कर लिया, हमने टिश्यू भी कवर कर लिया, हमने सेल कवर कर लिया, हमने टिश्यू पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, टिश्यू बनके क्या बनता है, एक ऑर्गन, ऑर्गन से ऊपर क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम। क्लियर हो गया भाई? अब अगर हम ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है जब हम अंग तंत्र पढ़ेंगे तो अंग तंत्र में तो हमें किसके बारे में पढ़ना ही है, ऑर्गन्स के बारे में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे शरीर के मुख्य अंग तंत्रों के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे शरीर के मुख्य अंग तंत्रों के बारे में। चलिए बताइए, कोई डाउट्स है इतने में?